नमस्कार, मैं रवीश कुमार। हमला वेनेजुएला पर हुआ है और बात इराक, लीबिया, अफगानिस्तान सहित उन देशों की क्यों हो रही है जहां अमेरिका ने हमला किया था। अमेरिका में इस बात को लेकर बहस चल रही है कि वेनेजुएला पर हमला अवैध है क्योंकि कांग्रेस से मंजूरी नहीं ली गई। इराक युद्ध के समय कांग्रेस से मंजूरी ली गई थी, तो क्या इराक युद्ध वैध हो जाता है? इराक युद्ध से पहले जो झूठ फैलाया गया, क्या उसके लिए अमेरिका के इस कांग्रेस ने कभी माफी मांगी, जिम्मेदारी ली? फिर भी मादुरो के अगवा किए जाने के संदर्भ में याद करना जरूरी है कि सद्दाम हुसैन को कैसे मारा गया, लीबिया के मुअम्मर गद्दाफी को कैसे मारा गया और आज भी इनका देश तबाही के दौर से गुजर रहा है। गद्दाफी को किंग ऑफ किंग्स की उपाधि दी गई, लेकिन जिस तरह से गद्दाफी को मारा गया उसका ब्यौरा बहुत भयानक है। सद्दाम पर रासायनिक हथियार रखने के आरोप लगाए गए, जो बाद में झूठ निकला, लेकिन इस झूठ के नाम पर 40 से अधिक देश अमेरिका के साथ इराक पर हमला करने पहुंच गए। ब्रिटेन में बाकायदा इसकी जांच हुई, तो तत्कालीन प्रधानमंत्री टोनी ब्लेयर को ब्रिटेन के उन सैनिक परिवारों से माफी मांगनी पड़ी जिनके बच्चे इराक युद्ध में मारे गए थे। इराक के शहर बर्बाद कर दिए गए, लाखों लोगों का कत्ल किया गया। आज तक वहां किसी तंत्र की स्थापना मुकम्मल नहीं हुई है, कहने को लोकतंत्र है। 2003 में अमेरिका ने इराक पर हमला किया। सद्दाम हुसैन की गिरफ्तारी के 9 महीने बाद लीबिया के शासक मुअम्मर गद्दाफी ने अपने देश के परमाणु प्रोग्राम को बंद कर दिया गया। इसके लिए लीबिया की मिसाल दी जाने लगी। इसके बाद भी अमेरिका ने गद्दाफी पर मानवाधिकार के उल्लंघन के आरोप लगाने बंद नहीं किए। 2009 में गद्दाफी ने तेल के व्यापार के लिए एक नई मुद्रा चलाने का प्रस्ताव पेश कर दिया, अफ्रीकी दिनार को शुरू करने की बात की। 2011 में लीबिया में गृहयुद्ध भड़का दिया गया और नेटो की सेनाओं ने लीबिया पर हमला बोल दिया। उसी साल विद्रोहियों की भीड़ के हाथों गद्दाफी की हत्या कर दी गई। इसके बाद लीबिया तबाही और गरीबी के जिस चक्र में उलझा, आज तक बाहर नहीं आ सका है। तेल के नाम पर हमला हुआ है, लेकिन यह भी चेतावनी दी जा रही है कि वेनेजुएला के भारी तेलों का संशोधन इतना आसान नहीं, कई साल लग जाएंगे और खर्चा बहुत होगा। इसीलिए तेल के लॉजिक पर भी सवाल उठ रहे हैं कि तेल के नाम पर लीबिया और इराक पर भी हमला हुआ, मगर उनकी क्षमताओं का उपयोग कहां हो सका? अमेरिका के विदेश सचिव मार्को रूबियो का कहना है कि खाड़ी के देशों अफगानिस्तान, लीबिया, इराक से वेनेजुएला की तुलना ठीक नहीं। रूबियो ने कहा है कि वेनेजुएला में मिडिल ईस्ट जैसा कुछ नहीं, सिवाय उन ईरानी एजेंट के जो वहां रहकर अमेरिका के खिलाफ षड्यंत्र कर रहे हैं। ये पश्चिमी देश हैं जिनके एक दूसरे के साथ और अमेरिका के साथ पुराने रिश्ते हैं, इसलिए आप सेब और संतरे की तुलना बंद कर दीजिए। दूसरी बात यह है कि ये अमेरिका के हित में, अब हम सुरक्षित माहौल में। इसके अलावा हम क्या करते? क्या मादुरो जैसे ड्रग ट्रैफिकर को देश चलाने के लिए छोड़ दिया जाता? हमारे दुश्मन अमेरिका के खिलाफ षड्यंत्र में शामिल रहते, हम एक ड्रग ट्रैफिकर को खुली छूट कैसे दे देते? अब यह सब रुकने वाला है। कभी कुछ कारण, कभी कुछ कारण, रोज कारण बदल रहा है। तेल के लिए हमला तो केवल तेल के लिए हमला नहीं, ड्रग्स के कारण हमला तो ड्रग्स के कारण हमला नहीं। कभी वहां चीन के एजेंट हैं तो कभी वहां ईरान के एजेंट निकल आते हैं। इसीलिए इराक, लीबिया, अफगानिस्तान के समय को याद करना जरूरी है। उस टाइम की दलीलों का पैटर्न और इस टाइम की दलीलों का पैटर्न सेम टू सेम है। इराक के समय वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन और केमिकल वेपन का झूठ खड़ा किया गया, तो वेनेजुएला के समय ड्रग्स को केमिकल वेपन कहा जा रहा है। इस समय फिर से मादुरो को नार्को टेररिस्ट कहा जा रहा है, जबकि इसके कोई प्रमाण नहीं। सद्दाम हुसैन को 9/11 के हमले का जिम्मेदार बताया गया, अल-कायदा का संरक्षक बताया गया, जबकि इसका कोई प्रमाण मिला नहीं। अल-कायदा को खड़ा करने में उल्टा अमेरिका का ही हाथ बताया जाता है। हर समय अमेरिका का कॉरपोरेट मीडिया इस तरह के झूठ फैलाता रहा और जनता को वही पता चलता रहा जो मीडिया से मिलता रहा, और फिर उस जनता से सर्वे किया गया कि इतने प्रतिशत लोग अमेरिका के साथ हैं, चाहते हैं युद्ध हो। जिस जनता को सच ही नहीं पता वह सर्वे में भी झूठ बोलेगी।
ये मैं गोदी मीडिया और भारत के बारे में नहीं, अमेरिका के बारे में बता रहा हूं। चंद रोज पहले तक आपको बेवकूफ बनाया जा रहा था, भरमाया जा रहा था कि दुनिया इलेक्ट्रिक व्हीकल पर शिफ्ट हो रही है, गाड़ियां पेट्रोल पर नहीं बैटरी से चलेंगी। कितने ही लेख आपको मिल जाएंगे कि ऊर्जा के क्षेत्र में बदलाव आ गया है, लेकिन अभी तक सोलर पैनल और बैटरी को लेकर हमने युद्ध नहीं देखे। ना सोलर पैनल के लिए अमेरिका ने किसी देश के राष्ट्रपति को अगवा किया। जाहिर है यह सब दुनिया की ऊर्जा जरूरतों के लिए नहीं, बल्कि ऊर्जा के क्षेत्र में कारोबार करने वाली कंपनियों की जरूरतों के लिए किया जा रहा है। We're going to have our very large United States oil companies, the biggest anywhere in the world, go in, spend billions of dollars, fix the badly broken infrastructure, the oil infrastructure, and start making money for the country. ट्रंप यही तो कह रहे हैं कि अमेरिका की जो बड़ी तेल कंपनियां हैं वे वहां बिलियन डॉलर लगाएंगी और अमेरिका के लिए पैसे बनाने शुरू कर देंगी। ट्रंप किन कंपनियों की बात कर रहे हैं? एक्सन मोबिल, शेवेरॉन, कोनोको फिलिप्स, मैराथन पेट्रोलियम, फिलिप्स 66, ये सभी प्राइवेट कंपनियां हैं जो तेल के क्षेत्र में काम करती हैं। वेनेजुएला के तेल भंडारों को ये कंपनियां लूटेंगी और दुनिया में तेल के दाम तय करेंगी। यह मत समझिएगा कि अब पेट्रोल सस्ता होगा और 95 रुपया लीटर की जगह भारत में 60 रुपया लीटर फिर से मिलने लग जाएगा। प्लीज इसे ध्यान से सुनिए। अमेरिका ने अपनी प्राइवेट कंपनियों के लिए वेनेजुएला पर जिस तरह से हमला किया, उसी तरह से अमेरिका और दूसरे देश अपने अपने देश के संसाधनों को अपने अपने यहां की बड़ी कंपनियों के हवाले कर रहे हैं ताकि संसाधनों की लूट हो सके, नाम विकास का हो। वेनेजुएला में तेल के अलावा सोने, कॉपर, फॉस्फेट और कोयले के भी काफी बड़े भंडार हैं, उन पर भी नजर होगी। अमेरिका की कंपनियों को लूट का पूरा मौका मिलेगा। अभी तक क्या हो रहा था? कंपनियों को देश के भीतर के प्राकृतिक संसाधन दिए जा रहे थे ताकि लूट बढ़े, पार्टी को हजारों करोड़ का चंदा मिले और नेता को भी मिले। यह भी मैं भारत की नहीं, अमेरिका और यूक्रेन की बात कर रहा हूं। जंगलों और जमीनों को कॉरपोरेट के हवाले किया जा रहा है, लाठी डंडे से पब्लिक को खदेड़ा जा रहा है। यह सब विकास के नाम पर किया जाता है और विकास कभी होता नहीं। डू यू गेट माई पॉइंट? चीन में सरकार और सेना प्राइवेट कंपनियों को पैसे और ऑर्डर देकर बड़ा बना देती है। फर्क करना मुश्किल है कंपनी किसकी है, सेना की या प्राइवेट पार्टी की। चीन की इस नीति को अमेरिका मिलिट्री सिविल फ्यूजन कहता है। दावा करता है कि इस नीति के तहत चीन की सरकार नागरिक, कमर्शियल और रक्षा सेक्टरों में होने वाले रिसर्च के बीच फर्क मिटाकर दुनिया की सबसे मजबूत सेना बनाना चाहती है। अमेरिका में मामला थोड़ा अलग है। लगता है कि प्राइवेट कंपनियां अपने दम पर बड़ी हो गई हैं और यह सच भी है, लेकिन अमेरिका की सेना अपनी कंपनियों के लिए ही अब देश लूट लाती है कि ये लो, जो करना है करो, जैसे वेनेजुएला के साथ हुआ और जैसे अन्य देशों के साथ हुआ। युद्ध के समय प्राइवेट कंपनियों के सीईओ और अमेरिका के प्रेसिडेंट में कोई अंतर नहीं। ट्रंप जिस सेना की तैनाती की बात कर रहे हैं उसका लाभ अमेरिका की कंपनियों को मिलने वाला है, जनता को नहीं। जनता को यही मिलेगा कि उसका ध्यान जरूरी मुद्दों से भटक जाएगा और इसी में वो खुश हो जाती है। Well, they always say boots on the ground. Oh, so we're not afraid of boots on the ground if we have to have. We had boots on the ground last night at a very high level, actually. We're not afraid of it. We don't mind saying it. इसीलिए वेनेजुएला पर हमले के बाद अमेरिका के कुछ कॉरपोरेट घरानों में खुशी की लहर दौड़ी। जाहिर है अमेरिका की कंपनियां इसलिए डांस नहीं कर रही कि वेनेजुएला में लोकतंत्र की स्थापना होने जा रही। इतना बेसिक तो आप समझते होंगे। वेनेजुएला पर हमले के बाद इलॉन मस्क ने यह तस्वीर डाली है, ट्रंप के साथ डिनर कर रहे हैं। अभी तक ये ट्रंप पर एप्स्टीन फाइल को लेकर आरोप लगा रहे थे, अब वेनेजुएला पर कब्जे का स्वागत कर रहे हैं, डिनर फरमा रहे हैं। कॉरपोरेट और सरकार के बीच का अंतर मिट गया है। जनता इन नेताओं का आंख मूंद कर समर्थन करने लग जाती है कि उनका भला करने के लिए परमात्मा ने इन दो चार लोगों को धरती पर भेज दिया है। इस पैटर्न को मैथ्स फेल भी समझ सकते हैं। प्राइवेट कंपनी पार्टी को चंदा देगी, पार्टी चुनाव जीतेगी, पार्टी का नेता प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति बनेगा
और सिस्टम से लेकर मीडिया पर कब्जा करेगा। मीडिया विकास और राष्ट्रवाद के नाम पर देश के मुखिया की वाहवाही करेगा और धंधा मिलेगा 2-4 कॉरपोरेट को। ट्रंप के बारे में भी कहा जा रहा है कि उन्होंने तेल कंपनियों से $1 अरब का चंदा मांगा, वादा किया अगर उन्हें फंड करेंगे तो ट्रंप उनका फायदा करवाएंगे। अब ट्रंप उनका एहसान चुका रहे हैं। अमेरिका आरोप लगाता है कि वेनेजुएला ने तेल भंडारों का राष्ट्रीयकरण कर दिया, इससे अमेरिका की कंपनियों का नुकसान हुआ। लेकिन वेनेजुएला का कहना है कि उनके मुनाफे से ज्यादा वेनेजुएला ने उन कंपनियों की भरपाई कर दी। इस दावे को भी चुनौती दी जा रही है। तथ्य क्या है क्या नहीं, इसकी बात कोई नहीं। एक देश की संप्रभुता को रौंद दिया गया, उसके यहां सोने के खदान हैं, तांबे के खदान हैं, तेल के भंडार हैं, यही उसका अपराध बन गया है। जिन देशों में 1-2 कॉरपोरेट को बढ़ावा मिल रहा है, उन्हें धंधा ही ऐसा मिलता है जिसका संबंध केवल जमीन से होता है। ध्यान से देखिएगा, जंगल दिए जाते हैं, जमीन, खदान दिए जाते हैं, जमीन, एयरपोर्ट और बंदरगाह, किसका संबंध? जमीन से। ये सब जमीन से जुड़े व्यवसाय हैं। याद रखिएगा, एक दिन आप देखेंगे कि किसी देश की कंपनी ने वहां की जनता की जमीन लूटनी शुरू कर दी है। आजकल बिजनेस के कारण कब्जे को बड़ा नहीं माना जाता, तो जनता को बेवकूफ बनाने के लिए जियोपॉलिटिक्स के भारी भरकम शब्दों का इस्तेमाल होने लगा है। जैसे पॉलिटिक्स का ये वाला सेगमेंट वोटर नहीं समझ सकता, 2-4 प्रोफेसर समझ सकते हैं जियोपॉलिटिक्स हो रहा है। विदेश सचिव मार्को रूबियो का एक और बयान है। उन्होंने कहा, हमें वेनेजुएला के तेल की जरूरत नहीं, लेकिन हम नहीं चाहते कि उसके तेल का इस्तेमाल हमारे प्रतिद्वंदी करें। रूस, चीन और ईरान को वेनेजुएला के तेल की जरूरत क्यों है? वे इस महाद्वीप पर हैं भी नहीं। ये वेस्टर्न हेमिस्फेयर है जहां हम रहते हैं। हम अपने प्रतिद्वंदियों द्वारा वेस्टर्न हेमिस्फेयर का इस्तेमाल नहीं होने दे सकते हैं। तो क्या अमेरिका ने चीन, रूस और ईरान को भगाने के लिए वेनेजुएला पर हमला किया है? चीन का जो वहां निवेश है उसका अमेरिका क्या करेगा? उसकी रक्षा चीन कैसे करेगा? चीन कहां जाकर लुका गया है, छिप गया है? वह तो कुछ बोल ही नहीं रहा, निंदा करके साइड हो गया। तो क्या केवल सैनिक क्षमता दिखाने के लिए वेनेजुएला पर कब्जा किया गया कि रूस और चीन आज की दुनिया में कुछ भी नहीं? रूस का सबको पता है। गोदी मीडिया ने भी पुतिन की भारत यात्रा को 2 दिन से ज्यादा का भाव दिया नहीं, निकला भी कुछ नहीं। लेकिन चीन के बारे में जो कहा जा रहा था वह सत्ता का नया केंद्र है, नई धुरी है, शक्ति है। आखिर इसकी भूमिका सैनिक ताकत से लेकर कूटनीतिक ताकत के मामले में क्या आपको ठोस रूप से दिखाई भी देती है? ट्रंप ने अपनी ताकत दिखा दी तब जब डॉलर कमजोर माना जा रहा था, अमेरिका की सेना को कमजोर बताया जा रहा था। आज अमेरिका को कोई रोक नहीं पा रहा। उसकी शह पर इसराइल गजा में नरसंहार करता रहा, कोई नहीं रोक पाया। अब ईरान पर नजर है। कहा जा रहा है कि ईरान को लेकर इसराइल के मंसूबों को पूरा करने के लिए अमेरिका ने वेनेजुएला पर कब्जा किया है। आप जानते हैं कि ईरान पर इसराइल की नजर है। उसने अपने आसपास के देशों को खत्म कर दिया, वहां तबाही मचा दी। ईरान ही बचा है। इसलिए इस वीडियो को ध्यान से देखिए। ये 2 मुर्गों की लड़ाई नहीं, बल्कि इस लड़ाई में दुनिया भर की जनता मुर्गा बनाई जा रही है। 2003 में जब इराक पर हमला हुआ, तब उससे पहले वहां तेल के भंडारों का राष्ट्रीयकरण किया गया था, जिस तरह से वेनेजुएला में हुआ। इसका मतलब हुआ कि प्राइवेट कंपनियां तेल के क्षेत्र में घुस नहीं सकती और उनके जरिए विदेशी तेल कंपनियों के लिए रास्ता नहीं बन सकता। इराक पर कब्जा होते ही वहां के तेल के व्यापार का निजीकरण कर दिया गया। अब विदेशी कंपनियों का यहां कब्जा हो गया है। एक्सॉन मोबिल, शेवरॉन, बीपी, शेल, पश्चिम की इन बड़ी बड़ी तेल कंपनियों ने इराक में कारोबार शुरू कर दिया है। जॉर्ज बुश के समय उपराष्ट्रपति डिक चेनी जिस तेल सर्विस कंपनी में सीईओ थे, वो हैलिबर्टन कंपनी भी इराक में काम करने लगी। इराक पर हमले के 10 साल बाद 2013 में CNN में एक लेख छपा जिसकी पहली लाइन यही कहती है, इराक युद्ध तेल के लिए था और इस युद्ध का विजेता था बिग ऑयल, यानी पश्चिम के देशों की वो तेल कंपनियां जो दुनिया के ज्यादातर तेल का
व्यापार करती हैं। We want to surround ourselves with good neighbors. We want to surround ourselves with stability. We want to surround ourselves with energy. We have tremendous energy in that country. It's very important that we protect it. We need that for ourselves. We need that for the world. And we want to make sure we can protect it. आज की तारीख में वेनेजुएला में सिर्फ एक अमेरिकी तेल कंपनी शेवरॉन काम करती है। मादुरो के हिरासत में लिए जाने के बाद शेवरॉन ने कहा है कि वो कानूनों और नियमों के तहत काम करेगी। बताइए किस कानून के तहत वेनेजुएला पर कब्जा किया गया कि ये कंपनी वहां जाकर कानून के तहत काम करेगी। ट्रंप ही दावा कर रहे हैं तेल कंपनियां अरबों डॉलर लगाकर वेनेजुएला की तेल इंडस्ट्री को खड़ा कर देंगी, लेकिन इन कंपनियों ने ऐसा वादा नहीं किया। ये वादा करें ना करें, क्या किसी देश पर इस तरह से कब्जा किया जा सकता है? ये तो वही है कि कोर्ट से ऑर्डर आ गया कि अरावली की पहाड़ी की ऊंचाई अगर 100 मीटर से कम होगी तो अरावली नहीं मानी जाएगी। इसी लॉजिक से वेनेजुएला में सब कुछ किया जा रहा है। लीबिया और इराक के पास जितना तेल है उस कुल भंडार से भी अधिक तेल है वेनेजुएला के पास। वेनेजुएला का उत्पादन इस वक्त कम है, प्रतिबंधों के कारण उसकी टेक्नोलॉजी पुरानी है। अमेरिकी पत्रकार कह रहे हैं अमेरिका के लिए वहां तेल का उत्पादन और निर्यात करना बहुत आसान नहीं होगा। इन तर्कों से इस दावे को चुनौती दी जा रही है कि वेनेजुएला पर कब्जा करने से अमेरिकी अर्थव्यवस्था में मजबूती आएगी। एक थ्योरी यह भी है कि तेल के व्यापार पर टिका अमेरिका का डॉलर फिर से मजबूत होने लग जाएगा। अमेरिका के इतिहास में डॉलर कभी इतना कमजोर नहीं हुआ जितना 2025 में हुआ। डॉलर को बचाने के लिए भी अमेरिका ने वेनेजुएला पर हमला किया है। 2018 में वेनेजुएला ने कहा कि वो अपने आप को डॉलर से आजाद करना चाहता है। अमेरिकी और यूरोपीय यूनियन के प्रतिबंधों का सामना करने के लिए पेट्रो नाम की क्रिप्टो करेंसी शुरू कर दी गई। डॉलर के अलावा हर मुद्रा में व्यापार करना शुरू कर दिया गया। चीन के युआन, रूस के रूबल और ईयू के यूरो में तेल बेचना शुरू कर दिया। इराक ने भी इसी तरह का ऐलान किया था सद्दाम के समय। इसे डी डॉलराइजेशन कहते हैं, यानी वह व्यापार जो डॉलर में नहीं हो। ट्रंप इसका विरोध करते हैं। आपको याद होगा ब्रिक्स के देशों ने डॉलर पर निर्भरता कम करने की बात की। भारत ने भी उस प्रस्ताव का समर्थन कर दिया, लेकिन ट्रंप के विरोध करते ही भारत किनारे हो गया। चीन वेनेजुएला के क्रूड ऑयल का सबसे बड़ा खरीदार है। डॉलर के अलावा दूसरे माध्यमों से चीन तेल का व्यापार करना चाहता है और दोनों इस तरह के सिस्टम को खड़ा करने पर काम कर रहे थे। वेनेजुएला ब्रिक्स का सदस्य बनना चाहता था। इस वक्त जितने कारण मिल सकते हैं वेनेजुएला के कब्जे को सही ठहराने के लिए इस्तेमाल में लाए जा रहे हैं। अगर आपको घर में अपना मोजा नहीं मिल रहा है तो आप कह सकते हैं कि आपके मोजे खोजने के लिए ट्रंप ने वेनेजुएला पर कब्जा किया है। यह लॉजिक भी चल जाएगा। अगर आप खुद को ग्लोबल नागरिक समझते हैं तो देख लीजिए इस ग्लोब की क्या हालत है। लेकिन लोकल होने से भी आप सेफ नहीं हैं, क्योंकि लोकल में भी जंगल और जमीन की यही लूट जारी है। हर किसी के बस की बात नहीं इन मामलों को समझ लेना। लेकिन तब भी अरावली का जब मामला आया तो राजस्थान की जनता तेजी से इन खतरों को समझ गई। सोशल मीडिया पर प्रतिक्रियाएं आने लगी। सड़कों पर आंदोलन होने से पड़ोस के दिल्ली में बैठी केंद्र सरकार हिल गई। पर्यावरण मंत्री मीडिया का इस्तेमाल कर इंटरव्यू पर इंटरव्यू देते रहे कि सब ठीक है, लेकिन जनता को आता देख सरकार को भी पलटना पड़ा, कोर्ट को भी रोकना पड़ा। अरावली के आंदोलन में कूदी जनता के बीच यह समझ कहां से बनी कि पहाड़, नदियों और जंगलों की लूट मची हुई है। इन्हीं सब घटनाओं से जनता भी समय समय पर सतर्क होती है, अपनी समझ बनाती है, लेकिन हर जगह जनता को कामयाबी नहीं मिलती। आप वेनेजुएला की लूट को दूसरे देशों और अपने देश के प्राकृतिक संसाधनों के बंटवारे से अलग नहीं कर सकते। 45,000 मैंग्रोव के पेड़ मुंबई में काटे जाएंगे। निकोबार के लाखों पेड़ों को खतरा है। छत्तीसगढ़ में रोज पेड़ों को, जंगलों को बचाने के लिए गांव के लोग आंदोलन करते हैं, कभी कभी पीटे जाते हैं। जनता प्रदर्शन कर रही है मगर सफलता नहीं मिल रही। इसीलिए क्योंकि विकास के नाम पर प्राकृतिक संसाधनों की लूट और बंटवारे को दुनिया ठीक से नहीं समझ रही है। इराक को लेकर अमेरिका ने जो झूठ फैलाया उसे ही आज तक दुनिया नहीं समझ पाई।
न्यूयॉर्क में भी लोगों ने वेनेजुएला पर हमले का विरोध किया। लोग बैनर लेकर निकले कि ट्रंप फांसीवादी हैं, उन्हें इस्तीफा देना चाहिए। अमेरिका के सेनेटर, रिप्रेजेंटेटिव, पत्रकार, सामाजिक कार्यकर्ता, प्रोफेसर सब खुलकर अमेरिका के इस हमले को अवैध बता रहे हैं। पत्रकार प्रेस कॉन्फ्रेंस में ही राष्ट्रपति ट्रंप से पूछ रहे हैं, आपने हॉन्डुरस के पूर्व राष्ट्रपति की सजा क्यों माफ की, जिन्हें ड्रग्स की तस्करी के मामले में दोषी पाया गया था? फिर आप किस तर्क से कह रहे हैं मादुरो को ड्रग्स की तस्करी के आरोप में हटाया गया? साफ साफ इस तरह के सवाल अमेरिका में पूछे जा रहे हैं। You said that Maduro is responsible for drug trafficking. You recently pardoned the former president of Honduras who was convicted of many drug trafficking. Can you explain how these two situations are? सबको पता है अमेरिका ने जहां भी हमला किया है लोकतंत्र आया नहीं। अब तो पीछे मुड़कर देखने के लिए तमाम रिसर्च है कि अमेरिका ने जहां जहां हमला किया वहां लंबे समय के लिए गृह युद्ध ही छिड़ा। फॉरेन अफेयर्स में अलेक्जेंडर बी डाउन्स और लिंडजी ए ओरोर्क का लंबा सा लेख छपा है कि इस बात के बहुत मामूली प्रमाण हैं कि अमेरिका ने कहीं लोकतंत्र की स्थापना की, बल्कि ऐसी सरकारें बिठाई जो आगे जाकर तानाशाही साबित हुई। इनका कहना है कि शीत युद्ध के दौरान अमेरिका ने 64 बार सत्ता परिवर्तन और तख्ता पलट की कोशिश की, ज्यादातर नाकाम रही कोशिशें। उल्टा अमेरिका युद्ध में फंस गया, अराजकता वहां पसर गई। चिले में जनरल ऑगस्टो पिनोशे तानाशाह निकला, 17 साल तक उस देश की जनता तबाह रही। क्यूबा और वियतनाम में अमेरिका ने कितनी कोशिशें की, सफलता नहीं मिली। 1954 में ग्वाटेमाला में लोकतांत्रिक रूप से चुनी हुई सरकार को बेदखल कर दिया गया। उसके बाद वहां 36 साल तक गृहयुद्ध चला, 2 लाख से अधिक लोग मारे गए। 2019 में वेनेजुएला में ही विपक्ष की मदद से तख्ता पलट की कोशिश हुई, लेकिन मादुरो की सेना ने बगावत करने से इनकार कर दिया और नाकाम हो गई बगावत। मेक्सिको, क्यूबा, पनामा, निकारागुआ, हाइती, ग्वाटेमाला, ब्राजील, बोलीविया, चिले, अल सल्वाडोर, गुयाना, डोमिनिकन रिपब्लिक, ग्रेनेडा, वेनेजुएला में भी इससे पहले अमेरिका कई बार कोशिश कर चुका है। अमेरिका में ही पत्रकार सवाल कर रहे हैं कि 1846 से लेकर अब तक अमेरिका के सभी राष्ट्रपतियों ने लैटिन अमेरिका के देशों पर हमला किया, तख्ता पलट की कोशिश की। इसलिए जब अमेरिका का कोई राष्ट्रपति यह कहता है कि दूसरे देश में वह युद्ध के विरोध में है, तो किसी को यकीन नहीं होता, क्योंकि पता है अमेरिका हमला करेगा, किसी देश की सरकार गिराएगा, किसी देश पर बम गिराएगा। अमेरिका से आने वाले विश्लेषणों को पढ़ रहा था, ऐसा लग रहा है कि सब्जी के खेत में खड़े होकर मुल्कों की सौदेबाजी हो रही है। हम वेनेजुएला रख लेते हैं, रूस यूक्रेन रख ले, चाइना ताइवान ले ले, इसराइल गजा रख लेगा, फिर उसके बाद ट्रंप ग्रीनलैंड पर कब्जा कर लेंगे, तो उनकी देखा देखी चीन अफ्रीका में खेल शुरू कर देगा और अमेरिका मैक्सिको ले लेगा। अब अमेरिका किस मुंह से कहेगा चीन का किसी पर कब्जा करना गलत होगा? ताइवान के लिए किस आधार पर लड़ाई लड़ेगा? अगर पुतिन ज़ेलेंस्की को उठवा लें तो क्या ट्रंप उसका स्वागत करेंगे? यह सब बातें हो रही हैं। ट्रंप अभी रुकने वाले नहीं लगते, उनका अगला टारगेट ईरान लगता है। ईरान में आर्थिक मंदी और वित्तीय बोझ से परेशान जनता अलग अलग शहरों में प्रदर्शन कर रही है। ट्रंप ने कहा है कि अगर ईरान ने प्रदर्शनकारियों के साथ हिंसा की तो अमेरिका उनकी रक्षा के लिए आगे आएगा। ब्रिटेन के अखबार द टाइम्स ने सूत्रों के हवाले से रिपोर्ट किया है कि अगर प्रदर्शन बढ़े तो आयतुल्ला खामेनेई रूस भाग सकते हैं। खामेनेई तो तब भी नहीं भागे जब अमेरिका और इसराइल ने हमला किया, लेकिन पश्चिमी मीडिया ईरान को हमेशा ही खलनायक बनाए रखता है। लैटिन अमेरिका में ट्रंप के कदम का विरोध हो रहा है और ट्रंप अभी से कहने लगे हैं उनके निशाने पर कुछ और देश हैं। You just wait for Cuba. Their days are numbered. क्यूबा, मेक्सिको, कोलंबिया को चेतावनी दे रहे हैं। कोलंबिया के राष्ट्रपति के बारे में ट्रंप व्यंग्य कर रहे हैं कि एक बीमार आदमी उस देश को चला रहा है जो कोकेन बनाकर अमेरिका में बेच रहा है, और मैं आपको बता दूं यह ज्यादा देर तक चलने वाला नहीं है। उसके पास कोकेन की मिलें और फैक्ट्रियां हैं, लेकिन यह ज्यादा देर तक नहीं चल पाएगा। जब पत्रकारों ने पूछा कि इस बात का क्या मतलब, क्या अमेरिका वहां पर भी ऑपरेशन कर सकता है, तो ट्रंप कहते हैं साउंड्स गुड टू मी। आपको बस इतना बता दें कि कोलंबिया के राष्ट्रपति पेट्रो ने ट्रंप से साफ साफ कहा
कि उसके नागरिकों को हथकड़ियों में नहीं भेजा जाएगा, अमेरिकी सेना के विमान में नहीं भेजा जाएगा। उन्होंने अपने विमान भेजे और अपने नागरिकों को ससम्मान वापस ले आए। संयुक्त राष्ट्र की आम सभा के दौरान न्यूयॉर्क की सड़कों पर उन्होंने यूएन के मुख्यालय के सामने गजा के लिए नारे लगाए। अमेरिकी सिपाहियों से कहा कि अपनी सरकार के आदेशों को मानने से इनकार कर दें। गुस्से में ट्रंप ने उनका वीजा रद्द कर दिया। कोलंबिया के राष्ट्रपति गुस्तावो पेट्रो ने ट्रंप के इस बयान की निंदा की। कहा कि 50 साल के ड्रग ट्रैफिकिंग के दस्तावेजों में मेरा नाम कहीं नहीं आता है। मेरे खिलाफ कीचड़ उछालना बंद कीजिए। आप मुझ पर यह आरोप लगा रहे हैं कि मैं ड्रग ट्रैफिकिंग करता हूं। मेरे पास कोकेन की फैक्ट्री है। वॉशिंगटन और बोलीवार के इतिहास ने मुझे किसी का गुलाम नहीं होना सिखाया है और इसलिए मैं आपके उन बयानों की निंदा करता हूं जब आप लैटिन अमेरिका को अपनी टेरिटरी बताते हैं। पेट्रो ने सीधे ट्रंप को जवाब दिया। वैसे राहुल गांधी ने जब प्रधानमंत्री मोदी को चैलेंज किया कि ट्रंप ने जो कहा है आप नाम लेकर लोकसभा के भीतर चैलेंज कर दीजिए। प्रधानमंत्री मोदी ने भाषण तो दिया, ट्रंप का नाम नहीं लिया। एनीवे, पेट्रो ने आगे कहा कि आप एक ऐसे लैटिन अमेरिकन राष्ट्रपति को धमकी दे रहे हैं जिसने अपने देश में तानाशाही के खिलाफ और लोकतंत्र की लड़ाई में हथियार उठा लिए थे। हमने अपनी लड़ाई अपने आप लड़ी है। आपने हम पर प्रतिबंध लगाए, भूखा मरने पर मजबूर कर दिया। अब आप एक छोटे से लैटिन अमेरिकी देश के राष्ट्रपति को हिरासत में ले रहे हैं जिसके पास तेल का भंडार है। इसके बजाय अगर आप नेतन्याहू को पकड़ने जाते जो सच में हत्यारा है तो मैं आपके साथ चलता, लेकिन आप अपने घमंड में मुझे अपनी राय रखने के लिए सजा देना चाहते हैं। हम लैटिन अमेरिकी आज़ाद हैं, रिपब्लिकन हैं और क्रांतिकारी हैं। यह मत सोचिए लैटिन अमेरिका सिर्फ आपके लोगों को जहर देने का अड्डा है। हमारा सम्मान कीजिए और हमारा इतिहास पढ़िए जो 30,000 साल पुराना है। आपको समझने के लिए मैं आपका इतिहास पढ़ता हूं। जहां लोकतंत्र और आज़ादी के सच्चे सिपाही मौजूद हैं वहां सिर्फ ड्रग ट्रैफिकर देखना बंद कीजिए। अगर आपने कुछ साल पहले तक एनसीईआरटी की 9वीं की पॉलिटिकल साइंस की वो किताब पढ़ी है जिसमें चिले का वर्णन है तो अमेरिका के इस हमले को समझने में मुश्किल नहीं होनी चाहिए। वैसे अब यह चैप्टर उस किताब में नहीं है मगर इंटरनेट से पढ़ सकते हैं। पॉलिटिकल साइंस की उस किताब के पहले चैप्टर के पहले पन्ने पर ही चिले का किस्सा शुरू होता है। 11 सितंबर 1973 की उस सुबह का वर्णन है जब वहां के राष्ट्रपति सल्वाडोर आयेंदे ने अपने सरकारी आवाज से अपनी जनता से आखिरी बार रेडियो पर बात की और कुछ ही देर बाद सेना के हमले के बीच उन्होंने अपनी बंदूक से अपनी जिंदगी खत्म कर ली। किताब में साफ साफ लिखा था कि अमेरिकी सरकार आयेंदे से नाखुश थी और यह माना जाता है कि उसने सेना के प्रमुख जनरल ऑगस्टो पिनोशे के विद्रोह को पैसे दिए समर्थन दिया। लिखा है कि लोगों की बनाई हुई सरकार की जगह एक सैन्य तानाशाही ने ले ली। सेना के अधिकारी जो चाहे कर सकते थे और उन्हें कोई नहीं रोक सकता था। पिनोशे की सरकार ने ऐसे बहुत से लोगों को प्रताड़ित किया और उनकी हत्या कर दी जो आइंदे के समर्थक थे और लोकतंत्र की बहाली चाहते थे। सवाल है कि आखिर ऐसे अलोकतांत्रिक पिनोशे का अमेरिका ने समर्थन क्यों किया? अगर लोकतंत्र और मानवाधिकार का ही सवाल है तो लैटिन अमेरिका के देश यूएसए के झूठ को देख चुके हैं। ट्रंप ने कई बार कहा है कि वे अंतहीन युद्धों का सिलसिला खत्म करना चाहते हैं। पिछले साल मई में उन्होंने रियाद में कहा कि मध्य पूर्व में जो बदलाव आया, जो आधुनिकता आई, वो वहां के लोगों के जरिए आई। तो फिर वेनेजुएला को यह मौका क्यों नहीं दिया गया? The birth of a modern Middle East has been brought by the people of the region themselves. The so-called nation builders wrecked far more nations than they built, and the interventionists were intervening in complex societies that they did not even understand themselves. इसीलिए अमेरिका में ही यह सवाल पूछा जा रहा है कि आज दुनिया में लोकतंत्र का हाल बहुत बुरा है। डेमोक्रेसी इंडेक्स जो अमेरिका से ही जारी होता है उसी से पता चलता है हर दिन लोकतंत्र की हालत खराब है। ट्रंप लोकतंत्र के दूत नहीं है, इन्हें अमेरिका में यमदूत के रूप में देखा जाने लगा है। क्या इन देशों में अमेरिका हमला कर देगा? म्यांमार में कौन सा लोकतंत्र है? क्या अमेरिका से वहां लोकतंत्र की स्थापना हुई? यही ट्रंप थे जिन्होंने सीरिया के मौजूदा राष्ट्रपति अहमद अल शरा से हाथ मिला लिया।
वही अल-शरा जो 1 साल पहले तक FBI की वांटेड लिस्ट में था। लोकतंत्र की निगरानी करने वाली संस्था वी-डेम सऊदी अरब को क्लोज्ड ऑटोक्रेसी की श्रेणी में रखती है। इस देश के शासक प्रिंस सलमान के साथ ट्रंप कितनी गर्मजोशी से मिलते हैं। इन देशों को ट्रंप अपना दोस्त बताते हैं। क्या पाकिस्तान में इमरान खान जेल में नहीं? क्या यह लोकतंत्र का हनन नहीं? लेकिन पाकिस्तान के प्रधानमंत्री से लेकर सेनाध्यक्ष तक के साथ ट्रंप लंच फरमाते हैं, व्यापार डील करते हैं। तानाशाही तो रूस में भी है, लेकिन पुतिन के लिए ट्रंप रेड कारपेट बिछाकर स्वागत करते हैं। ट्रंप से पहले राष्ट्रपति जो बाइडेन ने लोकतंत्र को मजबूत करने और तानाशाही को रोकने के लिए समिट फॉर डेमोक्रेसी नाम से एक मंच बनाया, $690 मिलियन की फंडिंग की व्यवस्था की। उन सबका क्या हुआ? पत्रकारों की सुरक्षा के लिए बाइडेन ने कानून बनाए, कई प्रावधान लाए, ट्रंप ने उन्हें बदल दिया। ट्रंप के दौर में मीडिया की हालत बहुत खराब है। दबाव में पत्रकारों को निकाल दिया जाता है नौकरियों से, और अखबारों की हालत तो आप देख ही रहे हैं, अमेरिकी अखबारों की। एक सवाल अंत में आपसे भी है, आपसे मतलब भारतीय दर्शकों से। आप कहां हैं? भारत के प्रधानमंत्री की कोई भूमिका क्या आपने इस दौरान देखी? निरंतर विदेश यात्राओं का क्या हुआ? गले मिलकर प्रभावशाली बनने का कुछ तो नतीजा दिखना चाहिए। भारत ऐसे वक्त में क्यों चुप नजर आता है? भारत को कभी सुपर पावर तो कभी विश्व गुरु का सपना बांटा जाता है, लेकिन वेनेजुएला के साथ अमेरिका ने जो किया है उस पर विश्व गुरु का क्या कहना है? प्रधानमंत्री मोदी भारत को मदर ऑफ डेमोक्रेसी कहते हैं। क्या डेमोक्रेसी की मदर ने अपने बच्चों को नहीं सिखाया? दुनिया में लोकतंत्र पर हमला हो तो कैसे बोलना है, क्या बोलना है, कहां बोलना है? ट्रंप तो अब यह भी कह रहे हैं मोदी उन्हें खुश करना चाहते हैं। मोदी को पता है ट्रंप नाराज हैं। सारी दुनिया के सामने ट्रंप के सहयोगी और सीनेटर लिंडसे ग्राहम एयरफोर्स वन में किस्सा सुना रहे हैं कि वॉशिंगटन में भारत के राजदूत क्वात्रा से मिलने गए तो भारत के राजदूत उनसे केवल और केवल यही बात करते रहे कि रूस से तेल की खरीद कम कर दी गई है और यह बात राष्ट्रपति ट्रंप को बताई जाए। And India also is pulling Yes, sir. So he put a 25% tariff on India for buying Russian oil. I was at the Indian ambassador's house about a month ago, and all he wanted to talk about is how they're buying less Russian oil. Would you tell the president to relieve the tariff? But if you're buying cheap Russian oil, keeping Putin's war machine going, we're trying to give the president the ability to make that a hard choice by tariffs. I really do believe that what he did with India is the chief reason India is now buying substantially less Russian oil. So I hope we pass this bill soon. And after well, this, they wanted to make me happy, basically. He wanted to. Modi's a very good man. Yes. He's a good guy. He knew I was not happy, and it was important to make me happy. They do trade, Yeah. and we can raise tariffs on them very quickly, and it would be People are very afraid bad of for that. them. ट्रंप फिर से टैरिफ बढ़ाने की धमकी दे रहे हैं। आखिर भारत ट्रंप के बकवास को क्यों सुन रहा है? क्या यह भारत का अपमान नहीं है? प्रधानमंत्री मोदी को पेट्रो से सीखना चाहिए कब कैसे बोला जाता है, और नहीं तो बोलने के लिए रवीश कुमार ऑफिशियल के वीडियो रोज देखने चाहिए। उनका बोलना निश्चित रूप से बेहतर होगा और ग्लोबल होगा। Trump stands there sniggering, humiliating, making fun of India. The US senator standing right next to him claims that the Indian ambassador is begging him to please Trump. Trump, on the other hand, asserts in the same conversation that Modi has actually reduced the Russian oil imports under US pressure to make Trump happy. I mean, these brazen bullies are mocking my country, but not a word from India's Prime Minister, not a squeak from Prime Minister Narendra Modi. What have you reduced our country to? The reality is that Narendra Modi is a coward, a weak man who cannot stand up to bullies to defend India's honor. And that is what needs to be said. भारत के स्तर पर भी समझने की जरूरत है कि इन बातों का विरोध करने की नैतिक शक्ति भारत के पास होनी चाहिए, क्यों नहीं है? वेनेजुएला में जो हुआ उसे ग्लोबल लेवल पर और आपके मोहल्ले के लेवल पर भी समझने की जरूरत है। अमेरिका अपनी कंपनियों के लिए एक देश पर कब्जा कर रहा है। हो सकता है कोई और नेता आए किसी और देश में जो अपने देश के जंगल, जमीन और पहाड़ को एक उद्योगपति के हवाले कर दे, और एक दिन ऐसा भी आए
जब किसी देश का प्रधानमंत्री सुबह सुबह उठे और उस उद्योगपति को बुलाकर कहे, आपको सब कुछ दे ही दिया है, अब सरकार भी ले लीजिए, चलिए चला लीजिए, हमको अपना मैनेजर रख लीजिए। नमस्कार, मैं रवीश कुमार।